नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितनी भी अपडेट्स होंगी, क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले आप तक पहुंचा पाए। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी आपका रिजल्ट आया, और सबसे पहले जो अपडेट दिया था वो हमने दिया था अपने चैनल के माध्यम से। तो आपको पता है कि हम कितनी जल्दी और कितने ऑथेंटिक तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके पास नोटिफिकेशंस जाएंगी और आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। और अभी मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि हाँ सर, रिजल्ट आ गया। तो आप लोगों को अभी भी नहीं पता है क्या रिजल्ट आया है? गाइज, रिजल्ट आ चुका है। प्लीज़ आप कहाँ सो रहे हैं, जग जाइए, रिजल्ट आ गया है और जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर ले। और मैं उन बच्चों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं। लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये सुन के और अच्छा लग रहा है कि आपका मतलब आपके नोट से, आपकी वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिली। डेफिनेटली ये नाइस टू हियर इट, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई वॉन्ट टू कि इससे बेहतर कर पाएँ। और आप देख रहे हैं इस बार हमारी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी जीएस की क्लासेस चल रही हैं, और अभी आपका 2025, 2026, 2027 से आपके पीवाईक्यू है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनको सॉल्व करवाया जा रहा है। सॉरी, वो मैंने 25, 26, 27 बोल दिया, नहीं, 2025 का हो गया है, 2024 का हो गया, और 2023 का 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, है ना। टोटल आपका हर बार जो बीएड का फर्स्ट पेपर होता है, आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, जिन्होंने प्रीवियसली, जो नहीं दिया है उनको मैं बता देती हूँ। टोटल आपकी जीएस ना 50 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी 2023 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं, और रही जो रेस्ट आपकी 20th क्वेश्चन है वो कल उस पर वीडियो आ जाएगी। 2025, 24, 23 का पीवाईक्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी हिंदी की क्लासेस भी पीवाईक्यू शुरू होने वाली है, उस पर भी हर रोज़ 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और अगर समय रहा इन फ्यूचर आपको बोर्ड पे प्रॉपर क्लासेस भी दी जाएंगी जीएस की, और समय रहा तो हिंदी की। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी साथ में आप हमारे साथ जुड़ के बीएड कर सकते हैं। बहुत बच्चे जुड़ के उसका लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी जुड़ें। आपको क्लासेस, नोट्स, हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम टाइम में रहने की सुविधा, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो प्लीज़ कि आप सभी जुड़े। आइए इसी के साथ हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और वन मोर थिंग, कि जिन बच्चों का बैक लगा है या जो बच्चे किसी कारणवश फेल हुए हैं, मुझे नहीं समझ में आता आप क्यों फेल हो गए। गाइस, आपको भी ना थोड़ा सा इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे। नहीं, मेरा अभी से कहने का मतलब, आपका रिजल्ट आ गया है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी से करेंगे डेफिनेटली आप एग्जाम टाइम में अच्छा करेंगे। मैं पिछली बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी, उस बार भी मैं कर रही हूँ। शायद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फेल हो गए हैं, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। देखिए, कॉलेज से देखते हैं, सर बात कर रहे हैं, अगर होता है तो फिर आप लोगों के लिए कुछ किया जाएगा, नहीं तो फिर आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलेगा। लेकिन आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस करें। ठीक, आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज यू गाइस नो सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक, वो कौन कौन से कारक। अब प्रभावित करने वाले इन द सेंस, ये पॉजिटिव वे में प्रभावित कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल हमें इसको देखना है कि किसका सपोर्ट मिलता है, और ऐसे भी फैक्टर्स होंगे जिसके थ्रू हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि हम अपने लक्ष्य को या अपनी मेंटल पीस को प्रॉपर में बना के रख नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल इसी की चर्चा करते हैं। बट उससे पहले एक अपडेट आपको ये भी देनी थी, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बीएड करना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। तो इसके लिए आपको ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इस पर भी बहुत सारे लर्नर्स जुड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरे से एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है। तो डेफिनेटली आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एंड एक और प्लेटफॉर्म जो कि व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत लर्नर्स जुड़े हैं, चूँकि हम सारे नोट्स, पीडीएफ्स, क्लास की लिंक ना सब कुछ यहीं पे शेयर करते हैं, तो आपके लिए ईजी गोइंग हो जाएगा।
ठीक। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप हमसे आएँ और मिलें, ठीक। तो हमारी जो ऑफ़िस है ये प्रयागराज में है, तो आप प्रयागराज में आकर के हमसे मिलें। हमारे ऑफ़िस का जो एड्रेस है ये जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज, ये हमारे ऑफ़िस का एड्रेस है। प्लीज़ कम, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, मिलिए और जुड़िए हमारे साथ, फिर हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। बाय द वे, आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। हमने 2 नंबर आपको दे करके रखा है, 9919590666, 8090656656। तो हमने ये 2 नंबर रखा है, आप दोनों में से किसी पे भी हमसे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका परिचय कि मेंटल हेल्थ पे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है, जो हमारी मेंटल पीस होती है ना? जो हमारी मानसिक शांति होती है, वह एक सिंगल फैक्टर से नहीं, मतलब एक सिंगल कारक से नहीं, किसी एक कारक से नहीं, बल्कि यह बहुत सारे, है ना? बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे कारकों से क्या होती है? प्रभावित होती है ना? इट इज़ नॉट डिस्क्राइब इट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय अ सिंगल कॉज़, कि इसका एक सिंगल कारण नहीं होता, एकमात्र कोई कारण नहीं होता कि हाँ, यही कारण है। जैसे अगर हम लोग धूप से आ रहे हैं, हमने केला खा लिया तो सर्दी हो गई, तो हम कहते हैं कि हाँ, इसका एकमात्र कारण है कि मैं धूप से आई, हमने केला खा ली, इस वजह से सर्दी हो गई। या फिर डेंगू, कि हमें मच्छर ने काटा, इस वजह से डेंगू नहीं। तो वहाँ पर एक सिंगल कॉज होता है, बट यहाँ पर जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य किसी एक कारण से नहीं होता, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, मतलब यहाँ पर हमारा जैविक, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक, बिल्कुल इकोनॉमी बहुत मैटर करती है, आप लोग इसको रियलाइज कर रहे होंगे, हम भी, आप भी, हर कोई करता है। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, दैट्स मैटर अ लॉट, है ना? उसके साथ साथ हमारा पर्यावरण कंडीशन कैसा है, जो हमारी पर्यावरणीय दशाएं हैं वो किस तरीके से, जैसे कुछ हिली एरियाज हैं जहाँ पर बारिश वारिश होती रहती है, फिर ऐसे भी कुछ जगह हैं जहाँ पर भूकंप वगैरह आते रहते हैं, कुछ ऐसी भी कई जगह हैं जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है। तो बिल्कुल हमारी जो भौगोलिक दशाएं होती है, जो हमारा पर्यावरण होता है, कहीं पर बहुत ठंडी, कहीं पर बहुत गर्मी, तो इनका भी इम्पैक्ट हमारी मेंटालिटी पर, हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मानसिक स्वास्थ्य किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होता, अपितु बल्कि यह जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय ना, इन सब कारकों का क्या एक संयुक्त प्रभाव होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे पिक्चर बनाती हूँ, जैसे ये आपका बायोलॉजिकल हो गया, ये आपका इन्वायरमेंटल हो गया, ये आपका साइकोलॉजिकल हो गया, ये आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब सामाजिक, आर्थिक, है ना? फिर उसके बाद से आपका कौन हो सकता है, सब बहुत सारे, आपका जो जियोग्राफिकल एरिया हो गया, है ना? तो इस तरीके से मल्टीपल कारक होते हैं, हमारी फैमिली हो गई, हमारा स्कूल हो गया, इन सब का इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस में होते हैं, डेफिनेटली एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की क्या कर सकते हैं, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। तो मेंटल हेल्थ क्या क्या इंट्रोड्यूस करता है, हम इसको एक मतलब की पॉइंट में देखें तो इंटरेक्शन ऑफ माइंड, जो हमारे माइंड का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, हमारी बॉडी के साथ, सोसाइटी के साथ एंड इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि हमारा मन, शरीर, समाज और पर्यावरण सबसे मिलकर के हमारे मानसिक स्वास्थ्य को क्या करते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, अब ये तो हमने देखा, अब हम कुछ मेजर फैक्टर्स देखते हैं जिनका डायरेक्ट कह सकते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस बच्चों पर होता है। अच्छा, कई बार हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, प्रॉपर वे में अगर काम नहीं करते तो डेफिनेटली उनका भी इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ को पड़ता है। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, या फिर इंटरनल किसी को ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी का एक पार्ट प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुआ, तो इंटरनल भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन वो हम उसको तब तक नहीं देख पाते जब तक उनको डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप नहीं करवाते। बट ऐसे कारक हैं जो हम देख पाते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर पाते कि मौसम ऐसा है, घर की हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है ना, हमारे पर्यावरण की दशाएं ऐसी है, तो कुछ ऐसे भी कारक है जिनको हम देख पाते हैं। तो बिल्कुल हम कुछ मुख्य कारकों को देखते हैं जो हमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करते हैं। आइए वन बाय वन हम सबको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर सामने निकल के आता है, और ये बिल्कुल ये हर व्यक्ति का सबसे पहला फैक्टर कह सकते हैं ना, होता है जो इसकी मेंटल पीस को डिफाइन करता है, फिर मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है। सबसे पहला क्या है आपका, बायोलॉजिकल फैक्टर, है ना, जैविक कारक, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है देखते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द फिजिकल एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन। क्या है, जो हमारा जैविक कारक होता है ना,
जो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, ये किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्राणी का या फिर किसी भी जीव का क्या होता है, शारीरिक एवं आनुवांशिक संरचना से संबंधित होता है। हमारा जो फिजिक होता है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारी आनुवांशिकता का इसमें हमारी बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो हम अपने जो पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो कुछ भी हम जेनेटिक रूप में हमें मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा इंटेलेक्ट कैसा होगा, है ना, हमारी क्रिएटिविटी तो होती है, बट मोस्टली वो स्किल और ट्रेनिंग से इम्प्रूव होती है, ये सारी चीज़ें। उसी के साथ साथ हम इमोशनली कैसे लोगों से अटैच हो पा रहे हैं, फिर डिटैच हो रहे हैं, हम इमोशनली स्टेबल हो पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, है ना। जैविक कारक व्यक्ति की शारीरिक एवं आनुवांशिक संरचना से संबंधित होती है, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रॉपर वे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। अब हम बात करें हेरिडिटी की, तो क्या होता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया में रन इन फैमिलीज, जैसे कुछ ऐसे मानसिक विकार होते हैं ना, डिप्रेशन को तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर डिप्रेशन वर्ड नहीं आएगा, नहीं, डिप्रेशन तो एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से होता है कि जो इनको हम कितने अच्छे से कोप अप कर पा रहे हैं स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ, तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या होती है, एंजाइटी होती है, फिर उसके बाद स्ट्रेस होता है, फिर वो कई हफ्तों कई महीनों चलता रहता है, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है व्यक्ति। डिप्रेशन यहाँ पर नहीं होगा, जैसे हमारा स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो फैमिली की, जो हेरिडिटरी होती हैं, जो अपने आपका कई बार हम ऐसा देख लेंगे, डायबिटीज हो गया, तो इसमें भी टाइप ए टाइप 2 डायबिटीज होता है ना, तो उसमें हम हेरिडिटरी अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी हमें मिलता है। तो कुछ ऐसे मानसिक विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं, तो ये हमारे मेंटल इंटेलेक्ट को या फिर हमारे इमोशनल इंटेलेक्ट को या फिर हमारी मेंटल पीस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में किसमें, बायोलॉजिकल में, ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री यानी कि हमारे जो मानसिक रसायन है, जैसे बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, हॉर्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जब उसमें इम्बैलेंस हो जाता है ना, कि जब हमारे मस्तिष्क के रसायनों का असंतुलन होता है, उसमें असंतुलन पाया जाता है, तो वो हमारी मनोदशा को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। जैसे हम लोगों ने देखा था, जो हिप्पोक्रेटिस की थ्योरी है, वो यही कहते हैं कि हमारी बॉडी में, उन्होंने भी इसको बायोलॉजिकल बताया था कि जब हमारे माइंड हमारी शरीर में, तो उन्होंने 4 प्रकार के ह्यूमर बताए थे, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेम। तो उन्होंने बोला कि जब इन चारों ह्यूमर्स के बीच में इम्बैलेंस होता है, तभी हम मेंटली इल होते हैं या फिर हम मानसिक रूप से असंतुलन होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये कह रहे हैं ब्रेन केमिस्ट्री में, मानसिक मस्तिष्क रसायन में, कि जब हमारे मस्तिष्क के रसायनों में असंतुलन हो जाता है, तो हमारी जो मनोदशा होती है, जो हमारा मेंटल पीस होता है, जो हमारी मेंटल हेल्थ होता है, वो क्या होता है, उसमें इम्बैलेंस हुआ, फिर वो असंतुलित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अफेक्ट करते हैं, हमारे मूड को डायरेक्टली या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्टली, चूँकि हम उसको देख नहीं रहे होते हैं। वो तो हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम मेंटली क्या है, इल है, या फिर हमारे ये सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, उसके बाद आपका इपाइनफ्राइन, नॉरपेनेफ्रिन, उसके बाद आपका गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया, बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या फिर हार्मोन्स हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हम क्या होते हैं, अफेक्टिव होते हैं। फिर ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ये कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल हेल्थ, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है। अब इसमें क्या है, जो क्रॉनिक इलनेस, अब क्रॉनिक मीन्स व्हाट, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं तो मैं बता दूं। क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय से डिसीजेज चल रही होती हैं, जैसे अगर हमें टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ या फिर सर्दी खांसी, तो हम लोग दवा खाते हैं मोस्टली 1 हफ्ते या 5-10 दिन में, 15 दिन में मैक्स टू मैक्स हम थोड़ा सा सही हो जाते हैं। बट वहीं पर जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, है ना, तो ऐसे बहुत सारे क्या है, डिजीजेस हैं, फिर बीमारियां हैं जो लंबे समय के लिए चलती हैं, है ना। किसी को किडनी की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी को ब्रेन में जाए एक और कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये क्रॉनिक डिसीज है जो लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होती हैं। तो ये फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की, वही हमने जो बताया था वो उसमें इम्बैलेंस होता है। तो उसके बाद माल न्यूट्रिशंस, जब हमारे शरीर को क्या होती है, किसकी ज़रूरत होती है,
प्रॉपर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, लाइक विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, ना इन सब की। बट जब ये हमें प्रॉपर देखो, कई बार हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमें वीकनेस अगर फील हो तो कहते हैं कि हाँ फाइबर भी लो, आप जो है फ्रूट्स भी शामिल करो, ड्राई फ्रूट्स शामिल करो, है ना। तो क्यों कहते हैं कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, जो हम नहीं दे पाते हैं, फिर उनको नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ये सब भी हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो जो हमने पता, क्रोनिक इलनेस मतलब इसका दीर्घकालिक रोग होता है। आपने समझा होगा, जैसे कैंसर वैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, और जितने सारे लंबे समय की जो बीमारियां चलती हैं। तो इन सब से हम जब लंबे समय तक ग्रसित रहते हैं, है ना, और उसके बाद कुपोषण, वही कि जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है प्रॉपर में, तो इन सब से हमारे मानसिक संतुलन पर क्या पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये तो आपके कुछ लाइक हमने बस मेजर पॉइंट्स रखे हैं जो आपको याद करने में इजी हो, और आप एग्जाम टाइम में इसको याद करके बना के आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो आपको मेन पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं, बाकी आपको तो करना ही है डिस्क्राइब। बट हम इतना करवा दे रहे हैं कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तो ये जो मैंने नोट्स दिया ना, टोटल 15 पेज की स्लाइड है, तो डेफिनेटली आपके दीर्घ आंसर यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। तो बस आपको इतना लिखना होगा। बट प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज गाइज आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, साइकोलॉजिकल फैक्टर, है ना। ये तो हमने बायोलॉजिकल देखा, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दीज फैक्टर्स रिलेट टू पर्सनालिटी ट्रेट्स, थिंकिंग पैटर्न्स एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। इसका क्या मतलब है कि ये वो कारक होते हैं जो व्यक्तित्व, सोचने की शैली प्लस हमारे भावनात्मक अनुभवों से संबंधित होते हैं, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल है। इसमें लाइक फिजिकल और मेंटल, ये दोनों कारक को मिलाकर के बनता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व, हमने उस दिन व्यक्तित्व देखा था ना, हम जो पर्सनालिटी वाली क्लास करी थी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इसके जो कॉन्सेप्ट से पर्सनालिटी क्या है। तो क्या होती है पर्सनालिटी की, हमारी जो सोचने के लिए हमारा थिंकिंग स्टाइल, हमारा एटीट्यूड, हमारा वे ऑफ बिहेवियर, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, और हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। फिर हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हम सोच कैसे रहे हैं। देखिए, नेगेटिविटी कहाँ नहीं है, यहाँ पे भी, हमारे पास भी, आपके पास भी, इवन हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती हैं। हर जगह पर है, हर घर में है, हर परिवार में है, हर समाज में है। लेकिन उस नेगेटिविटी से हम कैसे बाहर निकल के अपनी जो मेंटल पीस है उसको हम बरकरार रखें, फिर उसको बैलेंस में बना करके रखें, फिर अपनी मेंटल हेल्थ को हम कैसे प्रॉपर वे में बैलेंस तरीके में बना करके रखें, ये मैटर करता है। दैट्स मैटर लॉट कि आपके थिंकिंग पैटर्न कैसा है। अब आपको ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी समस्या को खींचने से तो वो और लंबा होगा, उसको कितने जल्दी आप शॉर्ट आउट करके उससे बाहर निकल सकते हैं। फिर इमोशनल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, कई बार हम परेशान होते हैं, जब हम उसके बारे में प्रॉपर एक्सपीरियंस हमें मिलता है, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं और हम बेहतर तरीके से इमोशनली स्टेबल हो पाते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये हमारी लाइक मानसिक दशा को या फिर हमारे मेंटल हेल्थ को प्रॉपर में क्या करते हैं, ये क्या कह सकते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यानी कि सोचने की शैली भावनात्मक अनुभवों से संबंधित होती हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। सबसे पहला, इसमें सेल्फ स्टीम की बात करते हैं, हमारा आत्मसम्मान कैसा है। ठीक, अगर हम लोग आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो इसमें क्या, अगर हमारी सेल्फ स्टीम हाई होगी तो हमारा मेंटल पीस और हम अच्छा होगा, और हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हम बहुत लाइक सिक्योर फील करेंगे। बट वहीं पर अगर हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो लो होगी ना, तो हम क्या फील करेंगे, हम एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, या फिर कह सकते हैं ना हम बहुत अनकॉन्फिडेंट, हम लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, इवन हम लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहेंगे, ये सब। तो इस तरीके से सेल्फ स्टीम मैटर करती हैं। आपने उनकी कार्ल रोजर्स की थ्योरी पढ़ी होगी ना, उसमें उन्होंने नहीं, कार्ल रोजर्स नहीं, कैरन हॉर्नाय की थ्योरी है, या फिर अल्फ्रेड एडलर की, दोनों में से किसी एक की, मैं नाम कंफ्यूज हो रही हूँ। उन्होंने बताया ना कि उन्होंने बताया था कि आपका कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, लाइक आपका जैसा कि मैंने बोला ना कि अल्फ्रेड एडलर या फिर कैरन हॉर्नाय की थ्योरी, कि उन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है।
सुपीरियॉरिटी, उस टाइम पर हमारी सारी चीज़ें बैलेंस में होती हैं और हम सुपीरियर फील करते हैं। अब एकदम से सुपीरियर नहीं कि हम ही सब कुछ हैं, ये वाला सुपीरियर नहीं, फिर तो आपकी जो पर्सनैलिटी को नार्सिसिस्टिक हो जाएगी कि जो है हम ही हैं, जो नॉलेज है हमारे पास है, वो वाला नहीं, कि एक अच्छे व्यक्तित्व की बात करते हैं, है ना? और वहीं पर इन्फीरियॉरिटी की बात करते हैं कि हम लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, ये सब नहीं पसंद करते, तो हम अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं। तो ये सारे जो कह सकते हैं ना, ये सारे फैक्ट कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ये सारे तो हम हीन भावना या फिर चिंता अवसाद ये सब हम महसूस करेंगे या फिर फील करेंगे, तो हमें इससे भी बच करके रहना है। अगला ट्रॉमा, या फिर इसको आप आघात हिंदी में बोल सकते हो, जैसे चाइल्डहुड अब्यूजेस, नेग्लेक्ट, लॉस ऑफ लव्ड वन। तो चाइल्डहुड अब्यूजेस जो आपके साइकोलॉजी साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड है ना, जो साइको एनालिसिस के फादर कहे जाते हैं। साइको एनालिसिस स्कूल आपका, यानी कि मनोविश्लेषणवाद का जो स्कूल है ना, वो 1900 में 1900 में स्थापित हुआ था। तो उसके जनक कौन है? आपके सिगमंड फ्रायड हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने बोला है कि जो आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज होती है ना, वो आपके पूरे होल लाइफ को डिफाइन करती है। तो इनको डिटर्मिनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि हमारी जो लाइक हमारे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, अब्यूजेस होते हैं, फिर हमारे बाल्यावस्था या फिर कह सकते हैं हमारे बचपन की जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो हमारे पूरे लाइफ टाइम की जो पर्सनालिटी उसको शेप करती है, फिर उसको एक आधार देती है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि चाइल्डहुड अब्यूजेस और हमें कितना नेगलेक्ट किया जा रहा है अपनी फैमिली से, अपने लोगों से, अपनी कम्युनिटी से, अपने स्कूल में। तो ये साथ ही साथ लॉस ऑफ लव्ड वन, कि हमारे किसी एक लाइक कभी कभी होता है ना कि लोगों के जिनके माँ बाप का बहुत बचपन में क्या करते हैं, उनका लॉस हो जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, उनके भाई बहन की, या फिर किसी की शादी उनके हस्बैंड की, या फिर उनके वाइफ की, या फिर किसी के बच्चे की। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, इम्बैलेंस उसमें होता है, या फिर हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अगला हमारा है स्ट्रेस लेवल, मीन्स तनाव का स्तर। ये कैसा होता है कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस वीकेंस इमोशनल स्ट्रेंथ, कि अगर हम लगातार मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं, तो ये हमारी जो इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी इमोशनल कह सकते हैं हमारी जो मानसिक शक्ति होती है, इसको वो कमजोर करती जाती है। जैसे क्रॉनिक डिसीज, जैसे हमने कैंसर की बात करें, हमें डायबिटीज़ की बात करें ना, तो अगर हम लंबे टाइम से जूझ रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता, तो फिर कहते हैं कई बार हमने ऐसे केसेस सुने कि वो लास्ट स्टेज पर चल रहा है, तो वो हमें एक्चुअली उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, हमें पता नहीं होता, बट वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा होता है। फिर एक दिन ऐसा रिजल्ट आता है कि नहीं, ये तो स्टेज पे है, और वहाँ पर कहते हैं कि हाँ, डॉक्टर ने क्या किया, जवाब दे दिया, फिर रेफर कर दिया वहाँ पे। तो वो एक कह सकते हैं वो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वहाँ पर बस ईश्वर ही होता है कि जो हमें बचा लेता है, बाकी तो सारी चीज़ें छोड़ ही दो। तो वही हमें वो कमज़ोर कर देता है। इस तरीके से हमें अपने तनाव को, हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को, एक ऑप्टिमल लेवल पे एंजाइटी का भी होना ज़रूरी होता है, लेकिन हाई लेवल पे नहीं, ना तो लो। अगर हमारे अंदर एंजाइटी होगी नहीं ना, तो फिर हमें कोई परवाह नहीं होगी। जैसे अगर मेंटली जो थोड़े से कह सकते हैं ना, बच्चे डिसेबल होते हैं, जिनके पास सोचने की क्षमता नहीं होती है ना, तो उनको तो बिल्कुल एंजाइटी नहीं होती, उनको नहीं पता होता है कि हमें कब खाना है, कब पढ़ना है, अपने कैरियर के बारे में लेकर उनको नहीं। बट हमें अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने कैरियर के लिए थोड़ी तो चिंता होनी चाहिए, थोड़ी ना सिर्फ ऑप्टिमल लेवल, एक मॉडरेट लेवल की। बट अगर वो ज़्यादा लेवल की और लंबे समय के लिए रहती है, फिर वो स्ट्रेस होती है, फिर डिप्रेशन, तो हमें कहीं ना कहीं वो कमज़ोर करती है, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस तरीके से हमने देखा कि साइकोलॉजिकल में आपका सेल्फ स्टीम हो गया, ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस लेवल, तो इस बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा फैमिली फैक्टर, यानी कि जो हमारे पारिवारिक कारक हैं। ये कौन कौन से कारक हैं? अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं पारिवारिक कारक की, तो फैमिली इज द फर्स्ट इन्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इट डीपली शेप्स इमोशनल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि परिवार बच्चे का पहला वातावरण होता है जो उसके भावनात्मक विकास को गहराई से क्या करता है, प्रभावित करता है। कि हम जब पैदा होते हैं तो अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने परिवार से ही हम पलते हैं, बढ़ते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे उसके भावनात्मक विकास का, इसका गहराई से प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है, लाइक पेरेंटिंग स्टाइल। कहते हैं ना कि पेरेंट्स बन जाना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है, आप बच्चे को लव, केयर, उसको
कैसे एक प्रिटेंड कर रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अब ऐसा नहीं कि अगर आपके पास लाइक 2 बच्चे हो गए तो आप एक को नेगलेक्ट करोगे, एक को ज़्यादा प्यार करोगे, या फिर दोनों को। बच्चे में ये चीज़ होती है ना कि हाँ मेरे पापा में उसको ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे कम कर रहे हैं, फिर मेरे लिए वो, तो उससे क्या होता है, इससे बच्चे में हीन भावना जागृत होती है। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस, कई बार कहते हैं कि ना इंसान को उसका जो उसकी जो गरीबी होती है, जो उसका घरेलू हिंसा होती है ना, वो बहुत प्रभावित करती है। कई बार बच्चे इन सबसे परेशान होकर के नशा वगैरह करने लगते हैं ना, तो ये चीज़ें। साथ ही साथ पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर माता पिता में आपसी अच्छा संबंध नहीं है तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, तो माता पिता का संघर्ष भी। साथ साथ इमोशनल सपोर्ट की, भावनात्मक सहयोग की। हम ठीक है, जैसे अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, बिल्कुल आपको इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आपके लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत। और मैं भी कहती हूँ, आपका एक सिंगल रिजल्ट नहीं डिसाइड कर देता कि आपके फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। नहीं, अगर आप कभी हारेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, है ना। तो वही वाला, आपको गिव अप नहीं करना है। जो आपका रेजिलियंस वाला कॉन्सेप्ट है, यही कहता है कि आपको हार के फिर से उठना होता है ना। नेवर गिव अप जो होता है, नेवर गिव अप, कभी नहीं हारो। लेकिन वहीं पर जो रेजिलियंस होता है वो कहता है आप हार गए कोई बात नहीं, बट हार के आप फिर से खड़े हो जाओ, फिर से आप अपने आप को आगे की दिशा में ले जाओ। तो वही सारी चीज़ें कि आपको भावनात्मक सहयोग भी होना चाहिए। तो अगर हमारी जो फैमिली होती है सपोर्टिव होती है ना, तो स्ट्रांग मेंटल हेल्थ बनता है। मतलब सुरक्षित परिवार, जब हमारा परिवार सुरक्षित होता है, यानी कि हमारे हमारे सपोर्ट में होता है, तो हमारा मानसिक संतुलन होता है। वहीं पर अगर हमारा जो फैमिली होता है वो लाइक और मतलब अनसपोर्टिव, हमारे सपोर्ट नहीं करते, वो हमसे अगेंस्ट होता है, तो हमारा जो मेंटल हेल्थ होता है ना वो स्ट्रांग नहीं होता है, बल्कि उसमें इम्बैलेंस, यानी कि बैलेंस नहीं हो पाता। तो हमने देखा फैमिली फैक्टर्स हमारा लाइक पेरेंटिंग स्टाइल, डोमेस्टिक वायलेंस, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल सपोर्ट, सपोर्टिव फैमिली या फिर अनसपोर्टिव फैमिली। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से प्रभावित करते हैं। फिर अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा सोशल फैक्टर है ना, सामाजिक कारक। अब इसको भी देखते हैं कि सोसाइटी एंड पीयर्स रिलेशनशिप्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ, कि हमारा जो समाज होता है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, जो हमारा समुदाय होता है, जो हमारा समाज होता है, और जो हमारा साथी समूह, जो हमारी मित्र मंडली होती है, जो हमारा मित्र समूह होता है, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को क्या करते हैं, गहराई रूप से प्रभावित करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि समाज में लाइक छुआछूत, अस्पृश्य अस्पृश्य ना, कि आप इस कास्ट से हैं, आपका ये रिलीजन है, आप इंग्लिश नहीं आते, अब तो इससे भी अगर लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या होता है, वो बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसे भी मित्र होते हैं कि हाँ ये तो अच्छी फैमिली से नहीं बिलोंग करता, इसके तो अच्छे कपड़े नहीं, इसको अच्छे जूते नहीं है, ये क्या आगे करेगा। तो उससे भी बच्चे में क्या होती है, उससे भी बच्चे में हीन भावना उत्पन्न होती है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, अपनी अपनी होती है कि किसी का इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है। हमें किसी को कभी उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसको मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो कई बार लेकिन लोग नासमझी करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ इसके पास तो एक ही कपड़े हैं, रेगुलर यही पहनता है, इसके पास तो बाइक नहीं, हमारे पास तो बाइक है। तो ये जो हमारा साथी समूह होता है, जो हमारा समाज होता है, अब चाहे तो पॉजिटिव वे में, चाहे तो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। अब यही पीयर प्रेशर, कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, है ना, तो उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं आपको ये खर्चा करना है, वो सब दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब सब दे रहे हैं इस वजह से हमको भी देना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास पॉकेट मनी नहीं होती है। तो उसका भी लाइक साथियों का दबाव होता है कि नहीं वो सब जा रहे पार्टी करने, तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे क्या बोलेंगे वो, कि हाँ ये तो कंजूस है, ये तो मक्खी चूस है, ऐसा वैसा। तो फिर पीयर प्रेशर होता है। फिर सोशल रिजेक्शन, वही सामाजिक अस्वीकृति, कि कास्ट, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको संस्कृत नहीं आती, फिलहाल संस्कृत को लेकर नहीं, इंग्लिश को मिली लेकर के, इस लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम है। या फिर कई बार हम देखते हैं कि बहुत बार भाषा को लेकर के लोग मुद्दा बनाते हैं, है ना। उसके बाद बुलिंग, है ना, धमकाना, किसी को धमकी मिलनी। फिर कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, हमारी सांस्कृतिक अपेक्षाएं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, ये हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, ये हमारे सामाजिक कारक हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक क्या है। आर्थिक कारक की बात करें तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि आर्थिक अस्थिरता, तनाव और असुरक्षा को क्या करती है, वो बढ़ाती है। अब जब हमारी सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छी नहीं होती है तो हमारी क्या करती है, हमारे तनाव को, हमारी असुरक्षा को क्या करती है, प्रभावित करती है, को बढ़ाती है। जैसे इसमें क्या क्या, लाइक पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। कहते हैं कि भगवान किसी को कुछ दे या ना दे, लेकिन किसी को गरीबी ना दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख होता है
हर एक तरीके से। तो ये साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट आज का जो टाइम है हम लोग देख रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर सरकारी जॉब हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, हर जगह पे मारा मारी है और हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और महंगाई अपने एक्सट्रीम लेवल पे। अभी अभी करंट सिचुएशन देखें तो गैस को लेकर के, एलपीजी को लेकर के इतनी प्रॉब्लम चल रही है। इसके पहले कोविड-19 में हम लोगों ने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा था। तो ये और इसमें कितनों की जॉब चली गई थी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट। फिर डिप डिप्ट बर्डन कि ऋण का बोझ, कई बार हम लोन ले लेते हैं, ब्याज पर पैसे ले लेते हैं, बट उसको हम लाइक फुलफिल कर पाने, उसको दे पाने में असक्षम हो जाते हैं, उसको नहीं दे पाते हैं, तो उसका बोझ भी हमारे सर पे आ जाता है और मेंटली हम कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर डिसएसोसिएट हो पाते हैं, इन द सेंस कि आपके एक मेंटल पीस आपकी खराब हो जाती है। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस, इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू भी हमारी जो मेंटल स्टेटस वो खराब होती है, या फिर हमारा जो लाइक मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक पीस है, वो खराब होता है। ठीक, ये होगा आपका इकोनॉमिक फैक्टर। अब हम चलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? पर्यावरणीय कारक, वो ये भी तो बहुत मैटर करता है। तो लिविंग कंडीशंस, यानी कि लिविंग कंडीशन, है ना, सॉरी लिविंग नहीं होगा, लिविंग होगा। लिविंग कंडीशंस अफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड हमारी वेलबींग को भी, कि हमारा जो वातावरण होता है, जो हमारा पर्यावरणीय वातावरण होता है, वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है? वो प्रभावित करता है। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या क्या आता है, जैसे आज के टाइम पर पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, है ना, प्रदूषण। अब हम देख रहे हैं ना, जैसे नदियों को लेकर के सारी चीजें, कि नदियों में सफाई नहीं हो पा रही है, कि पानी गंदा हो रहा है, नालियाँ, सीवेज, ये सारी प्रॉब्लम, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें। फिर अगला नेचुरल डिसीजेस, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर भारी बारिश हो रही है, कहीं पर क्या कह सकते हैं ओले पड़ रहे हैं, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर ना। तो ये जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे भी हमारे लाइक मानसिक स्वास्थ्य को क्या एक प्रकार से नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है। फिर अगला ओवर क्राउडिंग, अधिक जनसंख्या। हम मेट्रो में जाते हैं, हम बस में जाते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आपको पैर रखने की जगह नहीं होती, धक्का मुक्की दे करके लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा कह सकते हैं ना कि अधिक जनसंख्या का कारण वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, जब हम ट्रेन में या बस में या फिर मेट्रो में बैठते हैं, हम अगर अपना लाइक फ़ोन चलाते हैं ना, तो हम पर्सनल किससे बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स या किसी से भी, तो उसको 10 लोग होते हैं देखने वाले, हमारी स्क्रीन को देखते रहते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि आपको पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता। तो डेफिनेटली हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो डिस्टर्ब होगा। साथ ही साथ, और मैं बस फ़ोन को लेकर के नहीं, आपके सामान है उसकी भी सुरक्षा की कमी हो जाती है, वहाँ पर हम सुरक्षित नहीं महसूस करते, ये सारी चीज़ें। फिर अनसेफ सराउंडिंग्स, असुरक्षित वातावरण, तो कहीं ना कहीं ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम लोग शैक्षिक एवं व्यावसायिक कारक की बात करें, है ना, तो एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स ये हैं। इसमें हमारा एकेडमिक प्रेशर, शैक्षणिक दबाव। आज के टाइम में हम देखें ना, बच्चों को जितना बड़ा बच्चा नहीं होता, उससे ज़्यादा उससे भारी उसका बैग होता है, बच्चे उठा नहीं पाते, जबकि पेरेंट्स या फिर जो छोड़ने वाले लोग जाते हैं ना, वो उनका बैग लेके चलते हैं। तो लाइक एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन वो हम लोग भी फेस कर रहे हैं। अभी जैसे कुछ बच्चे फेल हुए हैं, तो मैं बिल्कुल आपकी मनोदशा को समझ रही हूँ, आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल वही आपको रेजिलियंस वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, आपको गिर के भी हार के भी नहीं हारना है, उठना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि एक एग्ज़ाम, एक रिजल्ट आपके पूरे करियर को नहीं डिसाइड कर सकता है, ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वही कि एग्ज़ाम को लेकर के कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और उसके बाद हमारा क्या है, लाइक पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस की, हमारे पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा। कई बार हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते, हमारे टीचर्स का हमसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ये करेगा वो करेगा, बट हम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैटर करती है ना। जब हम लोग परिवार की अपेक्षाएं और एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस रहता है और जो कंपटीशन को उसको नहीं डील कर पाते, वहाँ पे भी हमारा मेंटली क्या होता है, हम इम्बैलेंस होते हैं, फिर मेंटली हमारा जो स्ट्रांगनेस होता है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिली। अगला देखते हैं वर्क स्ट्रेस, कार्यस्थल का तनाव। कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि हमारा वर्क प्लेस जो होता है, हमारे जो कलीग होते हैं वो कैसे हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, फिर हमारा बॉस जो होते हैं ना, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वही लॉन्ग आवर्स, जॉब इनसिक्योरिटी, कई बार हमें इन सब की बात की भी दिक्कत होती है कि हाँ इनसिक्योर हूँ अपनी जॉब को लेकर के। क्या पता, देखो प्राइवेट जॉब में तो यही होता है कि आज है, क्या पता कल आपका बॉस आपको निकाल दे, कंपनी से बाहर कर देते, सारी चीज़ें।
और कई बार हम लोग लाइक हमारी जो नीड्स होती हैं कि हम उसको फुलफ़िल करने में असक्षम हो जाते हैं, तो हमें डबल ड्यूटी है ना, लाइक डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उस टाइम पे भी हम प्रॉब्लमैटिक लाइक हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो लंबे घंटे तक कार्य करना भी हमारे मेंटल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी क्या कर सकते हैं, ये एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स है जो हमें कहीं न कहीं हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं। फिर अगला टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो मैटर अ लॉट, बिकॉज नाउ डेज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी ना टू मच, सो दैट्स वाई वी आर सफरिंग ऑल्सो। सो इसकी इसमें क्या है कि एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया मेनी कॉजेज लाइक कंपैरिजन, एंजाइटी, लोनलीनेस, है ना? इसका क्या मतलब है कि हम आज के टाइम पे देख रहे हैं सोशल मीडिया का कितना यूज़ कर रहे हैं। लाइक दिस टाइम आई एम आल्सो मेकिंग दिस वीडियो ना, बट आई एम यूजिंग व्हाट? आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी या फिर सोशल मीडिया। एंड आप भी जब क्लास करोगे, तो जब वहाँ पे कोई नोटिफ़िकेशन लाइक व्हाट्सएप पे आ गया, आप टेलीग्राम यूज़ करते हो उस पे आ गया, फिर किसी की कॉल आ गई तो हम डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोग समझदार, स्टिल आई वांट टू टेल यू ऑल कि जो लोगों की सोशल मीडिया पे लाइफ अपनी दिखाते हैं ना और जो उनकी एक्चुअल लाइफ होती है उसमें दोनों में अंतर होता है। कभी भी किसी की जो ऑनलाइन जो प्रोफाइल बनती है या फिर जो अपनी अपनी लाइक चीज़ों को दिखाते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। हमें क्या पता होता है कि वो अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए ये चीज़ कर रहे हो, तो वो थोड़ी देर वो एंग्जायटी से बच जाते हैं, स्ट्रेस से बच जाते हैं। अपनी मेंटल पीस को कहते हैं ना कि लोग कई बार इस वजह से भी नशा करते हैं कि हाँ, वो थोड़ी देर एंग्जायटी, स्ट्रेस से दूर रहें। बट वो कब आदत बन जाती है, खैर उनको भी नहीं पता होता है। तो वही सेम उसी तरीके से कि कब हमारी ये आदत में आ जाती है हमें नहीं पता होता। बट हमें लोगों की जो रियलिटी है, लोगों के जो सोशल मीडिया फिर ऑनलाइन जो उनका दिखावा था उससे हमें अपने आप को बचा के रखना होगा। हम जो हैं, हमारा जो सोशल मीडिया हमें हमें वो यूज़ कर रहा है, फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम पे एक्चुअली सोशल मीडिया हमें यूज़ कर रहा है। हम लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए रील्स वगैरह स्क्रॉल करना, जो हमारा अटेंशन स्पैम हो ना, वो भी धीरे-धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना? फिर उसके बाद हम अकेलेपन को बढ़ा जाता है ना, लोनलीनेस, कि हम अपने फैमिली में लोगों के साथ रह के भी हम अकेला फ़ील करते हैं। चूँकि लोग अपने-अपने फ़ोन में बिज़ी होते हैं ना, तो बस लाइक रह के भी वो हमारे साथ नहीं होते, तो अकेलापन कभी-कभी हम फ़ील करते हैं। फिर बहुत सा एंग्ज़ायटी है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर्स ना, इसमें कारकों की जो परस्पर क्रिया होती है, वो क्या होती है कि मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स टुगेदर, कि मानसिक स्वास्थ्य होता है ना, कभी कभी वो सभी कारकों से संयुक्त रूप से क्या करता है, वो प्रभावित होता है। तो किसी एक फैक्टर का नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। लाइक हमारा पुअर फैमिली सपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, लो सेल्फ स्टीम, तो इन सब से क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हम मेंटली इल होते हैं, फिर मेंटली इम्बैलेंस होता है, या फिर हम मेंटली हेल्दी या फिर नहीं फील करते। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे क्या लाइक कारक हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं अगर हम इन सब से, या फिर मेंटली अगर हम परेशान हो रहे हैं या फिर मेंटल पीस हमारी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें नॉट ऑल फैक्टर्स और नेगेटिव, सम प्रोटेक्ट मेंटल, मतलब सभी के सभी नकारात्मक नहीं होते, बट कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे इसमें हमारी सपोर्टिव फैमिली, हमारा सहयोगी परिवार कैसा है, दैट्स मैटर अ लॉट। हमारी जो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है, कई बार हम लोगों ने सुना है ना कि अगर हमें जिस टाइम पर कोई नहीं साथ देता या हमारे साथ कोई नहीं होता, तो उस टाइम पर हम होते हैं जो हमको अपने आप को खुद सँभाल पाते हैं, ठीक? तो इसलिए हमें अपने को खुद से समझाना होगा, हमें अपने आप को खुद से लाइक उस सिचुएशन से, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल के आना होगा, है ना? अब निकलना होता है, तो हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग अपने लिए कितनी अच्छी कर पाते हैं, हम हमारी अपनी सोच हमारे लिए कैसी होती है, दैट्स मैटर, ठीक? तो हमें अपने एटीट्यूड्स को, हमारा अपना जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को तो नहीं कहेंगे, जो हमारा अपना एटीट्यूड, जो हमारी थिंकिंग, जो हमारा पैटर्न ऑफ थॉट्स होगा, जो हमारा वे ऑफ बिहेवियर होगा ना, वो हमारे अपने लिए कम से कम तो पॉजिटिव हो। जिस टाइम पे सभी आपका साथ छोड़ देंगे, उस टाइम पे आप होंगे जो आप अपना साथ देंगे। तो ये चीज़ें। उसके बाद अगला, गुड एजुकेशन, मतलब अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा भी हमारे लिए क्या करती है, वो बहुत मैटर करती है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एक अच्छी शिक्षा मिली, अगर हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, हम लोगों ने जब प्रीवियसली हम लोगों ने अपने लेक्चर्स देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था, हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो
हम रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाए, हम अपने जीवन से जोड़ करके, हमारी शिक्षा इसलिए हम अपने जीवन से उसको जोड़ पाए रेगुलर बेसिस पे, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा जो जीवन शैली हो वो भी लाइफस्टाइल जो यानी कि वो स्वस्थ हो, जैसे देर रात तक जगना, सुबह लेट उठना, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर हाइजीनिक जो अपना हमारा हाइजीन है वो उसको मेंटेन, चाहे वो कपड़े को लेकर के हो, रूम को लेकर के हो, अपने लाइक फूड्स यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसको लेकर के हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी जीवन शैली वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ स्ट्रांग सोशल नेटवर्क, इसका क्या मतलब है, मजबूत सामाजिक संबंध। कई बार हमारे पास पैसे तो होते हैं बट हमारे पास सोर्सेस की कमी होती है, वो स्ट्रांग हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो सोर्स नहीं होते जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सके। तो पैसा तो मैटर करता है बट साथ ही साथ हमारे सोर्स भी होने चाहिए, है ना। कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि जब पेरेंट्स मतलब बूढ़े हो जाते हैं, उनके पास पैसे तो होते हैं बट उनके साथ कोई करने वाला नहीं होता है ना। तो वहाँ पर सोर्स नहीं होता कि उनको कोई गिलास पानी दे दे उठ के। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं और हम मेंटली क्या होते हैं, इल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट अगर वहीं पर अच्छा स्ट्रांग सोशल नेटवर्क होता है तो डेफिनेटली हम अच्छा कर पाते हैं। तो वही सपोर्टिव फैमिली, पॉजिटिव थिंकिंग, गुड एजुकेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रांग सोशल नेटवर्क। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें प्रोटेक्टिव बनाते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी को क्या करते हैं, उसकी जिम्मेदारी एक प्रकार से कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमने इस तरीके से देखा, तो अगर हमने समरी इसका हम समरी देखें तो मैंने आपके लिए बना दिया है गाइस। अगर आप अच्छे मार्क्स सच में गेन करना चाहते हो तो आपको थोड़े थोड़े लाइक जहाँ पर आपको लगे कि हमें वहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए वो ड्रॉ कर लीजिएगा। जहाँ पर टेबल फॉर्म में हमें अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप प्लीज़ रिप्रेजेंट करिएगा। हर वे से आप अपनी कॉपी जितना क्रिएटिव लिखेंगे ना डेफिनेटली आपके मार्क्स उतने ही बेहतर आएंगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ ये सारी क्रिएटिविटी अपनी कॉपी में दिखाइएगा। मैं भी यूज़ करती हूँ, आई मीन करती थी, तो डेफिनेटली मैं भी आपको, और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं ये आपको बता देती हूँ। तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। तो इसमें अगर कैटेगरी हमने दिया था उसका एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट समरी करवा रही हूँ। तो बायोलॉजिकल में क्या, हमारे जेनेटिक्स आते हैं, हमारी ब्रेन केमिस्ट्री। साइकोलॉजिकल हमारी स्ट्रेस, ट्रॉमा, सेल्फ स्टीम। उसके बाद हमारी फैमिली में क्या क्या है, फैमिली हमारी पेरेंटिंग, इमोशनल सपोर्ट, फिर सोशल लाइक पीयर प्रेशर, रिजेक्शन। उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिजास्टर्स। उसके बाद एजुकेशन लाइक एकेडमिक प्रेशर, है ना, टेक्नोलॉजिकल, सोशल मीडिया ओवर यूज। तो ये सारे फैक्टर्स हमने ऊपर देखा। तो अगर आप इतना अपनी कॉपी में लिख लेंगे ना डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे एंड होप फॉर बेस्ट। तो आइए हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन देखते हैं ये इस तरीके से कि मेंटल हेल्थ is shaped by a complex interaction of biological, psychological, social and environmental factors। मतलब जो हमारा मेंटल हेल्थ है, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो क्या, वो कई कारकों से मिलता है, उससे निर्मित होता है और वो हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर डालता है। इसमें जैसे किसका किसका इंटरेक्शन होता है, लाइक हमारी बायोलॉजी का, हमारी साइकोलॉजी का, हमारी सोसाइटी का, हमारी इन्वायरमेंट का। तो इन सबका इन्फ्लुएंस होता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इफ पॉजिटिव फैक्टर्स डोमिनेट, अगर हमारा जो सकारात्मक कारक है, जो हमारा पॉजिटिव फैक्टर है वो डोमिनेट करके रखता है, डेफिनेटली हमारा जो मेंटल हेल्थ होगा वो अच्छा होगा, हम वेलबींग एक फ्लरिश लाइफ जी पाएंगे। वहीं पर इफ नेगेटिव फैक्टर्स डोमिनेट ना, देन डेफिनेटली जो हमारे मेंटल डिस्ट्रेस हैं, जो हमारा मेंटल डिसेबिलिटी तो नहीं कहेंगे, मेंटल क्या कह सकते हैं, इलनेस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जो हमारी मेंटल पीस है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा क्लास कवर करा। तो एक लास्ट टॉपिक आपके थर्ड पेपर का बचा है गाइस, वो क्रिएटिविटी। बाकी का आपका पेपर थर्ड पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ आप अपने क्लासेस देखना शुरू कर दें, क्योंकि आपका लास्ट टाइम अब धीरे धीरे एग्ज़ाम के लिए आ रहा है। आई मीन आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का गाइस, प्लीज़ फोकस अपॉन योर एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, बिकॉज इफ़ यू विल प्रेस बेल आइकन देन डेफिनेटली यू विल गेट अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।